हेलो एवरीवन। मैं हूं रमेश ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज इजी एट द रेट रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। मैंने एक वीडियो डाला था ऑल्टरनेटिंग करंट का, एसी थ्रू LCR circuit, series LCR circuit, and obtain an expression for impedance of series LCR circuit and what is the frequency at which the LCR circuit is said to be in resonance। तो हम बात कर इसके एक उसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। जो थोड़ा बहुत आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी और डीसी की, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट की कोई, डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती और जीरो होती है फ्रीक्वेंसी। और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है इंडिया में, और यही फ्रीक्वेंसी अमेरिका में 60 हर्ट्स होती है। ओके, हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्स एसी सप्लाई आती है। क्या आती है? हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई आती है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically is called alternating current। और एसी के एक साइकिल में दो हाफ साइकिल्स होते हैं। एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और एक हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें या मीन वैल्यू की बात करें ओवर ए कंप्लीट साइकिल, वो हमेशा कितनी होती है? जीरो होती है, बिकॉज एसी इज पॉजिटिव फॉर वन हाफ साइकिल एंड नेगेटिव फॉर अदर हाफ साइकिल। ओके जी। तो जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की वो जीरो होती है, इसलिए हम एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं एसी की वो हम हाफ साइकिल पे निकालते हैं, मीन्स T/2 पे निकालते हैं, वन टाइम पीरियड पे निकालते हैं, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे निकालते हैं हम एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ओके जी। और जो एसी होती है फ्लक्चुएट करती है, और फ्लक्चुएट करने की वजह से यही डिफरेंस है एसी और डीसी में, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल एसी बट इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल डीसी। डीसी को एक सिंगल रजिस्टर कंट्रोल कर लेता है, और एसी को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके जी। और अगर हमारे घरों में जो 220 वोल्ट जो वोल्टेज की वैल्यू है, वो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? वोल्टेज की एक वैल्यू नहीं होती है। डीसी की वैल्यू फिक्स ही होती है, उसके साथ कोई भी बोले आप। लेकिन एसी में ये जो 220 वोल्ट है, ये एसी की वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? इसको हम वर्चुअल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, या आपके पास वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज में कोई फर्क नहीं होता, और इफेक्टिव वोल्टेज में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हम क्या करते हैं? इट इज द कंपैरिजन ऑफ चार्ज पास बिटवीन एसी एंड डीसी। इट इज द वी हैव मेड द कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। डीसी करंट को हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं। It means the average value or mean value of AC is the steady current which passes the same amount of charge through a circuit in a given time as is sent by the AC through the same circuit but half of that time period। हम half time की क्यों बात कर रहे हैं आपको बता दिया, because average value of AC over a complete cycle is always zero, because the AC is positive for one half cycle and negative for other half cycle। ओके, इसलिए जो एवरेज वैल्यू होती है और हाफ साइकिल पे निकाली तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 2I0/पाई के बराबर आती है। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल्स टू 2I0/पाई फॉर करंट, और वोल्टेज के लिए 2E0/पाई के बराबर होती है। और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.637 E0 और I0। आई इज इक्वल टू 0.637 I0 एंड E इज इक्वल्स टू, दैट इज जो वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू की, दैट इज इक्वल टू 0.637 E0 के बराबर। फिर E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज I0 E0। ओके, जब हम वर्चुअल वैल्यू की बात करते हैं तो भी फिर हम एसी और डीसी का कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज द स्टेडी करंट इट मेरी वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी इज द स्टेडी करंट
which produces the same amount of heat in a given resistor in a given time as is produced by DC through the same circuit for one half complete cycle or one half cycle, one complete cycle or for one time period. और टाइम पीरियड हो गया T. ओके, तो इसलिए आपके पास तो जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2 वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और RMS वैल्यू ऑफ करंट। और वोल्टेज की बात करें तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू E नॉट बाई √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू करंट के केस में 0.707 I नॉट और वोल्टेज के केस में 0.707 E नॉट। फिर I नॉट एंड E नॉट दैट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट होती है वो वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर जो हमारे घरों में जो AC मेन होती है, AC मेन कहें या हाउस होल्ड सप्लाई की बात करें, 220 वोल्ट वोल्टेज की वर्चुअल और RMS वैल्यू होती है और इसकी पीक वैल्यू जो होती है वो दैट इज इक्वल्स टू 311.02 वोल्ट होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 311। इसका मतलब 220 क्योंकि AC फ्लक्चुएट करती है, इसका मतलब घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, जैसे ऐसे घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 311 एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ कि द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज नॉट 220 इट इज 311 बट फॉर अगर हम 220 वोल्ट DC लें तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी हमेशा ही, वो चेंज नहीं करती। दैट्स वाई स्टडी का मतलब कांस्टेंट एक जैसा रहना, लेकिन AC एक जैसी नहीं रहती। इसलिए हमारे घरों में 220 वोल्ट वो फिक्स नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू 220 वोल्ट होती है। अदरवाइज वो 230 भी चली जाती है, 235 40 210 भी आ जाती है, 200 भी आ जाती है, 190 भी आ जाती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। उस वजह से हमें उस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए आपने आगे हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि वहाँ हम क्या करते हैं, हम एक किसका इसको फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम डायोड जीनर डायोड को हम एज वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने, इन फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि उसकी वैल्यू घटे बढ़े ना एक जैसी रहे। तो टू हैव कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज बी यूज जीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर का हम उसको काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास करंट और वोल्टेज की मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, पीक वैल्यू, आपके कई करंट और वोल्टेज की इतनी वैल्यू हो सकती हैं। अब जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है करंट और वोल्टेज की, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि AC एक साइन वेव की तरह मूव करती है, नॉट लाइक ए स्क्वायर। तो इसलिए साइन वेव, इसी सिनोसॉइडल फैक्टर की वजह से हम बोलते हैं, सिनोसॉइडल फैक्टर बोलते हैं, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे जो AC होती है वो 11 वोल्ट 22 वोल्ट 33 kV, हाँ ना बोल सकते हैं, 11 kV 11 किलो वोल्ट 22 किलो वोल्ट 33 किलो वोल्ट 44 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट, है ना। तो इस तरह हम इसको स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, जो कि इसी का अगले वीडियो में बताऊंगा कि दैट इज वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है। अब क्या करते हैं कि जो AC है, AC का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं रहता कंपोनेंट के प्रति। अगर हम एक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ले लें तो रजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज होती हैं दे लाई इन सेम फेज, देयर इज नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज when AC is made to pass through a रजिस्टर। रजिस्टर में रजिस्टर के साथ, रजिस्टर को चाहे AC के साथ जोड़ लो चाहे DC के साथ जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बिकॉज वो AC के साथ भी काम कर लेता है और DC के साथ भी काम कर लेता है। और करंट और वोल्टेज को बिल्कुल चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ को चेंज करने का कोई काम नहीं करता। लेकिन जब हम उसी AC को हम इंडक्टर में से पास करें तो इंडक्टर का अपना इंडक्टेंस होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का अपना कैपेसिटेंस होता है। और रजिस्टर भी अपोजिशन ऑफर करता है, उसके रेजिस्टेंस को, उसके अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर भी अपोजिशन ऑफर करता है, उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और कैपेसिटर भी अपोजिशन ऑफर करता है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रजिस्टर के रेजिस्टेंस को R से, इंडक्टर के
रिएक्टेंस को XL से और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को XC से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जब AC को इंडक्टर में से पास करते हैं तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 का फेज रिलेशनशिप आ जाता है। इसका मतलब कि वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। लेकिन जब हम कैपेसिटर में से पास करते हैं सेम AC को, तो क्या करता है, जो कैपेसिटर है उसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2। फेज रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि द फेज, एक फेज होता है डिफरेंस ऑफ एंगल, एक होता है फेजर डायग्राम, द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। इनके करंट और वोल्टेज किस तरह से वेरी कर रही है, किस तरह से लीड लैग कर रही है व्हेन मेड टू पास थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एज आई टोल्ड यू, रजिस्टर में से कोई फेज रिलेशनशिप नहीं होता। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इंडक्टर में π/2 का, कैपेसिटर में भी π/2 का फेज रिलेशनशिप करंट और वोल्टेज में होता है, लेकिन रजिस्टर में कोई लीड लैग नहीं करता। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है। और जब हम इस तरह से अब एक एक कंपोनेंट में बोल दिया, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, दोनों का यूनिट, तीनों का यूनिट ओम ही होता है। और जब हम दो कंपोनेंट, जब AC को LR सर्किट, सीरीज LR सर्किट, LC सर्किट, CR सर्किट में से पास करेंगे या LCR सर्किट में से पास करते हैं, तो आपने देखा जब हमने AC को LCR सर्किट में से, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड वाले हैं, जो स्टेट बोर्ड में अपीयर हुए हैं, उनके लिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये 2.5 नंबर का भी आ सकता है, 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं इसके। आपको इम्पीडेंस भी एक रेजिस्टेंस, जब हम एक एक कंपोनेंट की बात करें, उन कंपोनेंट का रेजिस्टेंस अलग अलग बोल दिया। रजिस्टर का R, इंडक्टर का XL, कैपेसिटर का XC, ये अपोजिशंस हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। जब दो कंपोनेंट आए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स को हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पीडेंस का यूनिट भी ओम ही होता है। और जब हम AC को LCR सर्किट में से पास कर रहे हैं तो क्या होगा जी, अब आपको बता दिया, बिकॉज अब Z जो, क्योंकि AC जब रजिस्टर में से पास करती है फेज रिलेशनशिप नहीं आती है, इंडक्टर में से पास करती है फेज रिलेशनशिप आता है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। जब यही AC जब कैपेसिटर में से पास करती है तो करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है, और π/2 से करती है। ओके जी। और जो इम्पीडेंस होता है LCR सर्किट का, दैट इज द इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट। तो इसको हम बोलेंगे Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास दिस द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। और जो EB होता है, बिकॉज जो हमने वर्चुअल इफेक्टिव वोल्टेज निकालनी पड़ती है, कई बार आपको जो दी होगी 220 वोल्ट, कौन सी वैल्यू है वोल्टेज की, दैट इज वर्चुअल वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। आप करंट, आप पूछा है कि खाली फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो कौन सा करंट निकालना है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। और IB इज इक्वल टू EV/Z होता है। तो हर सर्किट में देखना है आपने कौन सा सर्किट है, उसमें कितने कंपोनेंट हैं, एक है, दो है। और जो XL होता है वो L ओमेगा के बराबर होते हैं। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा बोल देते हैं। और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको। और ओमेगा 2π न्यू के बराबर होता है, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू थीटा होता है। जैसे आप बोलते हैं ओमेगा इक्वल θ/2, θ/t होता है। तो जो थीटा होता है वो 2π होता है पूरे साइकिल में, है ना। और जो 2π और t इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, वन साइकिल, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, लेकिन 1/t न्यू के बराबर होता है, इसके लिए 2π न्यू बन गया। इसका मतलब है कि जो व्हाट हैपन्स, जब हम इंडक्टर में से AC को पास करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, AC की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता चला जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लेकिन जब हम यही काम जब कैपेसिटर में से करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/C ओमेगा होता है। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी स्पीड, 2π न्यू। अब क्या हो गया, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से
कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू घटना शुरू करती है तो ग्राफ जो होता है टेढ़ ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे कर्व ग्राफ आएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, बिकॉज जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे किसकी वैल्यू, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो आपको ग्राफ भी आ सकता है कि कैसा जैसा ग्राफ हो सकता है। बट हैपन्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट, हम बोलें कि जब हम एसी को इंडक्टर में से पास करें और कैपेसिटर में से पास करें तो व्हाट हैपन्स टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जीरो होती है, तो इसलिए जो कैपेसिटर होता है इट इज ए परफेक्ट ब्लॉकर ऑफ डीसी। ध्यान रखना, देखो एक्सएल इक्वल टू 1/c इंटू 2 पाई न्यू। जब न्यू की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जी कि why capacitor is a perfect blocker of DC. Why capacitor allows AC and blocks DC, and why capacitor is a perfect blocker of DC. तो आपने बोले बिकॉज डीसी में फ्रीक्वेंसी इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दैट्स वाई कैपेसिटर इज आल्सो यूज्ड एज ए फिल्टर। बिकॉज जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ए रेक्टिफायर, देन जो हमारे पास जो आउटपुट आती है दैट इज फ्लक्चुएटिंग पल्सेटिंग डीसी होती है, दैट इज स्टिल देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ एसी इन इट। इसमें एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। फिल्टर करना है, फिल्टर का काम कौन करता है, कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को आने देता है, डीसी को नहीं आने देता, वो बाहर डीसी चली जाती है आउटपुट में। तो दैट्स वाई तो कैपेसिटर का काम, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रेक्टिफायर बनाए, अगर हम हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बनाए तो हमने रेक्टिफायर में हम एसी को डीसी कन्वर्ट करते हैं, वहाँ एक क्या लगाया होता है, कैपेसिटर लगाया होता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज इट इज यूज टू फिल्टर द कंपोनेंट्स ऑफ एसी which are present in DC pure DC pulsating DC, या बिकॉज देर आर सम स्टिल कंपोनेंट ऑफ एसी, उसको रिपल बोलते हैं, रिपल, उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का काम करते हैं। कैपेसिटी यूज एज फिल्टर। ओके, तो इस तरह से जो एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस था, अब आप कहते हैं कि मैंने कहा था कि भाई जो एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट बिहेव लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन मिल सकता है, बिकॉज एट रेजोनेंस द एलसीआर सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा बिकॉज, और बिकॉज एट रेजोनेंस होता क्या है, इट इज द at resonance the LCR circuit allows the maximum current to flow through it, and it happens at a particular frequency, and that frequency is called resonant frequency, and it happens when XL equal to XC and Z is equal to R. तो इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, आपसे कहें कि एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Z इज इक्वल टू R के बराबर होगा। R होगा, C होगा, L होगा, कुछ भी लिखा, 3 ऑप्शन देखो कि बिकॉज एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इक्वल्स टू R, L, C, XL, कुछ भी लिखा होगा। तो 4 ऑप्शन में तो किसके बराबर होगा, R के बराबर होता है। और ठीक है, इट हैपन्स व्हेन XL इक्वल टू XC एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स द कैपेसिटिव। इसका मतलब कि एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड फ्रीक्वेंसी इज न्यू इक्वल टू 1/2 पाई टाइम्स अंडर द रूट LC if this is the frequency at which inductive reactance equals the capacitive reactance। तो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें अगर कोई डाउट था तो अब इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैंने क्या क्या बातें बताई थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर हाजिर होंगे एक वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।